ترکی کے राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान इस वक्त 72 साल के हो चुके हैं। वैसे तो दोस्तों किसी भी इंसान की उम्र का लगातार बढ़ना और फिर एक स्टेज पर जाकर बूढ़ा हो जाना हमारी इस फानी दुनिया का दस्तूर है, मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि बूढ़े होते हुए रजब तैयब अर्दोगान अब खुद तुर्की देश के लिए ही बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परेशानी कि आजकल तुर्की की राजनीति में अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। बल्कि बहुत सारी जगह तो ये अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम तुर्की देश के अंदर फौज की एक बगावत देखें और फौज को तुर्की का निजाम संभालते हुए देखें। वही टर्किश फौज के जो किसी दौर में तुर्की की राजनीति में यही सब कुछ करने के लिए ही बदनाम थी, मगर पिछले कुछ सालों से, मतलब जब से रजब तैयब अर्दोगान की वहां पर मजबूत पकड़ हुई थी, तब से ही इस पूरे मामले से गायब नजर आ रही थी। तो अब सवाल ये है कि भाई बूढ़े होते हुए अर्दोगान तुर्की देश के लिए क्यों और कैसे मुसीबत बन रहे हैं? तो इसका जवाब सही तौर पर जानने के लिए हमको तमाम चीजों को थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आज से लगभग 100 साल पहले जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई थी, तब से ही लगातार हमारी इस दुनिया के अंदर एक सवाल तो पूछा जाता ही रहा है, और वो सवाल ये है कि अब मुस्लिम दुनिया का अगला लीडर कौन है। सवाल तो पूछा जाता रहा, मगर इस सवाल का जवाब आज तक भी क्लियरली दुनिया को नहीं मिल सका है। इसी अहम सवाल का जवाब 1993 के दौर में अमेरिका के एक मशहूर एक्सपर्ट सैमुअल पी हंटिंगटन ने भी ढूंढने की कोशिश की थी। उन्होंने फॉरेन मैगजीन के अंदर बाकायदा अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और जैसा कि हम जानते हैं कि फिर 2-3 साल के बाद ही उन्होंने इसके ऊपर पूरी एक किताब भी लिख डाली थी, जो किताब आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है। तो 1993 में अपने लिखे गए उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने दुनिया के 5 मशहूर और अहम मुस्लिम देशों के बीच मुकाबला किया, मतलब उनके बीच तुलना करने की कोशिश की और ये नतीजा निकालने की कोशिश की कि आज के दौर में असल में मुस्लिम दुनिया का लीडर कौन बन सकता है। इन 5 देशों में एक तो ईरान था, एक पाकिस्तान था, एक सऊदी अरबिया था, एक टर्की था और हाँ, एक इजिप्ट भी था। वैसे कुछ जगह पर एक और देश मतलब कि इंडोनेशिया का नाम भी लिया जाता है। अब इन एक्सपर्ट ने इंडोनेशिया को तो इस लिस्ट से ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इंडोनेशिया भले ही एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुस्लिम देश है, मगर क्योंकि वो जमीनी तौर पर बाकी मुस्लिम दुनिया से काफी कटा हुआ है, काफी दूर है, और हिस्टोरिकली जो मुसलमानों का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम रहा है उससे भी काफी दूर रहा है, तो इसीलिए वो कल्चरल वे में या फिर पॉलिटिकल वे में बाकी मुस्लिम दुनिया से काफी अलग थलग है। तो इसीलिए ना तो वो खुद मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप को मैनेज कर सकता है और ना ही मिडिल ईस्ट या बाकी इलाकों में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो उसको एज अ लीडर कबूल कर सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने पाकिस्तान को भी ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि भले ही पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, मिलिट्री वे में बहुत ज्यादा ताकतवर है, मगर क्योंकि वो इकोनॉमिकली काफी कमजोर है और सबसे बढ़कर ये कि वो अंदरूनी तौर पर हमेशा उथल पुथल का शिकार रहता है। वहाँ पर सेक्टेरियन मतलब कि फिरकाबाजी की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, मतलब वो अपने अंदरूनी मामलात को ही नहीं संभाल पाता है, तो इसीलिए वो मुस्लिम दुनिया का लीडर बन ही नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी कमियां सऊदी अरबिया, ईरान, इजिप्ट और टर्की जैसे देशों के लिए भी निकाली, मगर आखिर में फिर भी इन्होंने जो एक नतीजा निकाला कि इनकी नज़र में अगर वाकई आज की डेट का कोई मुस्लिम देश है कि जो मुस्लिम दुनिया का लीडर बन सकता है, तो वो नाम था तुर्की देश। तुर्की ही इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि तुर्की के पास ऑटोमन एम्पायर की विरासत है, मतलब वही ऑटोमन एम्पायर के जिसको मुस्लिम दुनिया की आखिरी खिलाफत के तौर पर याद किया जाता है। इसके अलावा वो अंदर से भी काफ़ी मजबूत है, उसका जो सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फौज भी काफ़ी ताकतवर है, इकोनॉमिकली भी बाकी मुस्लिम दुनिया से उसका हाल ठीक है, और हाँ अगर लोकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो वो इन सब में सबसे ज़बरदस्त जगह पर मौजूद है, मतलब वो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। तो इन सारे ही फैक्टर्स की वजह से सैमुअल की नज़र में वाकई कोई मॉडर्न मुस्लिम देश अगर आज मुस्लिम दुनिया का लीडर बन सकता है तो वो टर्की ही होगा। मगर साथ ही इन्होंने एक शर्त भी रख दी थी, और वो शर्त ये थी कि टर्की को अपने आप को पहचानना होगा, उसको इस बात को रियलाइज करना होगा कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं बल्कि ईस्टर्न वर्ल्ड से, खास तौर से मुस्लिम दुनिया से बिलोंग करता है। ऐसा सैमुअल इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब से ही सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई थी और ये मॉडर्न और सेकुलर टर्की वजूद में आया था, तब से ही मानो लगातार वो वेस्टर्न पावर्स के सामने झुका पड़ा था, मानो वो भीख मांग रहा था कि उसको बस किसी भी तरीके से यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए और उसको वेस्टर्न वर्ल्ड का हिस्सा बना लिया जाए। तो साथियों, ये तो 1993 में एक अमेरिकन एक्सपर्ट की तरफ से लिखी गई बातें थी, मगर किस्मत देखिए कि ये सब कुछ जब लिखा गया उसके ठीक कुछ सालों के बाद ही फिर दुनिया ने देखा कि अचानक से 70-75 साल के बाद अब टर्की में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। मानो टर्की ने एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी शुरू की। ये जो बदलाव था ये कुछ और नहीं बल्कि तुर्की की राजनीति में रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी एके का राइज था। न सिर्फ उस पार्टी का राइज हुआ बल्कि तैयब अर्दोगान गद्दी पर भी बैठ गए। उसके बाद तो अब बड़ी तेजी के साथ तुर्की न सिर्फ अपनी उन तमाम इस्लामिक वैल्यूज की तरफ वापस आना शुरू हुआ कि जिन पर कभी पाबंदी लगा दी गई थी, बल्कि साथ ही साथ अब उसने खुल्लम खुल्ला दुनिया के सामने ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी को भी क्लेम करना शुरू कर दिया। और तो और अब रजब तैयब अर्दोगान की जो फॉरेन पॉलिसी थी या फिर मिलिट्री से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज थी, उनकी वजह से ऐसा माहौल बनने लगा कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने तो अर्दोगान को टारगेट करते हुए ये तक कहना शुरू कर दिया कि ये बंदा तो ऑटोमन एम्पायर को वापस लाना चाहता है। टर्की ने अब बड़ी तेजी के साथ अपने आप को न सिर्फ मिलिट्री वे में बहुत ज्यादा ताकतवर बनाया, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी न सिर्फ ये काफी एडवांस हो गए बल्कि ड्रोन के मामले में तो दुनिया में ही मशहूर हो गए। इनके ड्रोन्स तो दुनिया की बहुत सारी जंगों में फैसले कर ही रहे थे। साथ ही साथ अब इनकी मिलिट्री भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुस्लिम दुनिया के कई इलाकों में नजर आने लगी थी। 2019 के आसपास में तो तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और मलेशिया के लीडर ने मिलकर एक मुस्लिम ग्रुप बनाने की भी कोशिश की थी, जो कामयाब न हो सका। मगर 2026 आते आते फिर जैसे ही मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बड़ी तेजी के साथ बदले और उन बदले हुए हालात की वजह से जब एक नेटो टाइप मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ कि जिसके अंदर सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के साथ साथ टर्की भी शामिल था, तो मानो रजब तैयब अर्दोगान ने द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम के आर्टिकल में लिखी गई उस शर्त को ही पूरा कर दिया कि टर्की को ये समझना होगा कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड से नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, ये तो थी रजब तैयब अर्दोगान के उरूज और उनके दौर में अचानक से बदले हुए टर्की की कहानी। मगर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू ये है कि इस पूरे ही दौर में मतलब 2003 से लेकर 2026 तक लगातार किसी न किसी तरीके से टर्की की गद्दी पर सिर्फ एक ही इंसान बैठा हुआ है और उस इंसान का नाम है रजब तैयब अर्दोगान। मतलब ये कि टर्की के अंदर एक पूरी ऐसी जनरेशन गुजर चुकी है कि जिसने अपने लीडर के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अर्दोगान को देखा। आज की डेट में जितने भी ऐसे तुर्क नौजवान होंगे कि जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में होगी, वो उस वक्त बच्चे रहे होंगे कि जब अर्दोगान ने पहली बार गद्दी संभाली थी और तब से लेकर अब तक मतलब वो जवान हो चुके हैं मगर सिर्फ और सिर्फ अर्दोगान को ही देख रहे हैं। यही वजह है कि तुर्की के अंदर एक लीडर के तौर पर अर्दोगान के अलावा किसी को इमेजिन करना भी मुश्किल समझा जाता है। खुद रजब तैयब अर्दोगान ने भी अपने पूरे दौर में अपने आप को महफूज रखने के लिए इस बात को यकीनी बनाया कि तुर्की के अंदर उनको टक्कर देने वाला कोई बड़ा नेता पैदा ही ना हो सके, ना तो अपोजिशन में और ना ही इवन खुद उनकी पार्टी के अंदर। यही वजह है कि अब तुर्की के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस क्लियरली नजर आने लगा है। मिसाल के तौर पर अभी कुछ वक्त पहले ही जब तुर्की के अंदर नेटो का समिट हुआ था, तो समिट के कंप्लीट हो जाने के बाद अचानक से अर्दोगान भी कहीं गायब हो गए थे। बाद में अलग अलग रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि कमजोर हो चुके अर्दोगान बीमार हो गए थे, थकन का शिकार हो गए थे, इसीलिए वो एक लंबे वक्त के लिए फिर मीडिया या फिर आम पब्लिक की नजरों से गायब हो गए थे। अब इस पूरे मामले को तुर्की की हुकूमत की तरफ से तो लोगों से छिपाया ही गया था, मगर अंदर ही अंदर खामोशी के साथ न सिर्फ बूढ़े होते हुए रजब तैयब अर्दोगान की सेहत पर डिस्कशन हो रहा था, बल्कि इस बात पर भी चिंता जताई जा रही थी कि अर्दोगान के बाद टर्की को कौन संभालेगा। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ना तो अपोजिशन में और ना ही खुद उनकी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा इंसान मौजूद है कि जो पॉपुलैरिटी के मामले में अर्दोगान के आधे पर भी ठहरता हो। हाँ, फिर भी यहाँ पर 4 नाम जरूर ऐसे नजर आते हैं कि जिनको लेकर अक्सर तुर्की के मीडिया में चर्चाएं होती हैं कि शायद इन चारों लोगों में से कोई ना कोई अर्दोगान के बाद उनका जानशीन, उनका सक्सेसर बन सकता है। इन चारों में से 2 तो ऐसे हैं कि जो उनकी अपनी फैमिली के ही हैं, मतलब एक उनके अपने दामाद हैं जबकि एक बेटे हैं। ये दोनों ही ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री में अंदर तक घुसे हुए हैं। ड्रोन्स वगैरह बनाने में या इस तरह की बाकी चीजों में इन लोगों का अहम किरदार है। खास तौर से इनकी जो दामाद हैं वो तो वहाँ पर एक हीरो के तौर पर भी देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी ने ही वो एडवांस ड्रोन्स वगैरह बनाए हैं कि जिन्होंने टर्की को दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में एक अहम रुतबा दिया है। इसके अलावा 2 और भी लोगों की बात करें तो उनका ताल्लुक रजब तैयब अर्दोगान की पार्टी से है। उनमें से एक तो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जबकि जो दूसरे हैं
हैं उनको आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। वो हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान, जो पहले टर्की की इंटेलिजेंस के चीफ भी हुआ करते थे और अर्दोगान के न सिर्फ बहुत ज़्यादा करीबी बल्कि भरोसेमंद भी समझे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चारों को भले ही रजब तैयब अर्दोगान के सक्सेसर के तौर पर देखा जाता हो, मगर अगर आप लोग तुर्की के मीडिया पर थोड़ा गहराई से नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनमें से तो ज्यादातर लोगों का अभी भी यही मानना है कि दरअसल अर्दोगान के बाद एक बड़ा लीडरशिप क्राइसिस पैदा होगा, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस ये हैं कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो जैसे किसी दौर में बार बार पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करती थी वैसे ही एक बार फिर से इंटरफेयर करेगी और शायद कंट्रोल भी ले लेगी। बाकी एग्जैक्टली होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर हाँ ये जरूर क्लियर है कि रजब तैयब अर्दोगान के बाद टर्की के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस देखने को मिलेगा। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।